हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को जय हिंद। आज आपके लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड में है, एक्सरसाइज 5 में पढ़ना है समानांतर श्रेणी। बिहार बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 5 में पढ़ना है समानांतर श्रेणी, जो टोटल 11 मार्क्स का पूछता है। 11 मार्क्स लाना बहुत मायने है, क्योंकि 100 नंबर के एग्जाम है, जिसमें से 11 नंबर इसी चैप्टर से पूछा जाता है, समानांतर श्रेणी। और बहुत इजी चैप्टर है, अगर इसको बारीकी से समझ गए तो आपका 11 नंबर कंप्लीट है। और बहुत इजी चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर मैथ में कुछ है ही नहीं। तो आज पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी को कहने का मतलब यहाँ देखिए, इसका नाम में ही छिपा हुआ है। समानांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर। समान अंतर, समानांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। उसी को बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समानांतर श्रेणी से पढ़ने से पहले आपको हम पहले श्रेणी पढ़ाते हैं। सीरीज, सीरीज क्या होता है? तो पहले आइए श्रेणी, श्रेणी के बारे में पढ़ लीजिएगा। पहले आपको हम श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं। श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। क्या चीज बोलते हैं? सीरीज। क्योंकि पहले समानांतर श्रेणी पढ़ने से पहले आपको सीरीज, सीरीज को हम 3 भाग में पढ़ना है। सीरीज कितने भाग में पढ़ना है? 3 भाग में। आइएगा, पहला इसमें आपको पढ़ना है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। दूसरा पढ़ना आपको जाकर के हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। और तीसरा पढ़ना है जाके गुणेतर श्रेणी। गुणेतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो वहां लिखा हुआ है। लिख लीजिएगा, वहां से भी वहां लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में पी ही रहने देते हैं। इसको बोलते हैं गुणेतर श्रेणी को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यही है। तो बताइएगा, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला कौन सा है? दूसरा का हरात्मक श्रेणी। और तीसरा का कौन सा है? गुणेतर श्रेणी। चलिए इस डायग्राम को बनाइएगा, उसके बाद बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, डायग्राम बनाइए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। मैट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जल्दी इस डायग्राम को बनाइएगा, बारी बारी से समझेंगे। तो बताइएगा, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समानांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणेतर श्रेणी। बारी बारी से समझेंगे। आपको मेन फोकस किस पे करना है? समानांतर श्रेणी। किस पे करना है? समानांतर। क्योंकि सिलेबस में आपको यही पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में कुछ बेसिक बता के फिर हम आगे चलेंगे। आपको मेन फोकस इस पे करना है, समानांतर श्रेणी पे। ये चलते हम पहले बेसिक उठाए, एकदम लो लेवल से उठाए हैं। लेवल आपका कहाँ से? श्रेणी से। जहाँ से इस चैप्टर का शुरुआत हुआ है वहीं से हम उठाए हैं। श्रेणी, श्रेणी को कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। एक होता है समानांतर श्रेणी, दूसरा का होता है हरात्मक श्रेणी, तीसरा का होता है गुणेतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में क्या चीज बोलते हैं? अब क्यों एपी बोलते हैं, जो आपको पता चल रहा होगा, इसका नाम ही है, उसी का पहला अक्षर ले रहे हैं। इसको बताइए क्या चीज बोलेंगे शॉर्ट में? एचपी बोलेंगे। इसको क्या चीज बोलेंगे? जीपी बोलेंगे। इसको शॉर्ट में क्या चीज बोलेंगे? जीपी। चलिए जल्दी कीजिएगा। हो गया? अब यहाँ पे ध्यान दें, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। देखिएगा, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी जिनके 2 पदों के बीच का अंतर, जिनके 2 पद, 2 टर्म, 2 पद के बीच का अंतर समान हो, उसे क्या चीज कहते हैं? समानांतर श्रेणी। जैसे 4, 10, 16 डॉट डॉट डॉट। अच्छा देखिए, तो इन दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस है? 6। इन दोनों के बीच देखिए तो, इन दोनों के बीच देखिए तो, क्या सभी पदों में अंतर समान है कि अलग अलग है? समान है, तो इसको समानांतर श्रेणी कहेंगे। जब सभी पदों में अंतर इक्वल है, बराबर है, तो इसको कौन सा श्रेणी कहेंगे? यहाँ पे बोला जाता है जो ये अंतर है उसी को बोला जाता है सार्व अंतर। क्या चीज बोला जाता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन
डिफरेंस, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अच्छा बताइएगा कितना का अंतर है इसमें? 6 का, सब में 6 का अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना निकल गया? 6 निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो पहले समानांतर श्रेणी समझ गए कि बताइए इसमें सभी पदों का अंतर समान होता है कि अलग अलग होता है? समान होता है। जैसे यहाँ 4 था, 4 में देखिए आप पिछल का में से अगल का घटाइएगा तो 10 में से 4 गया तो 6, 16 में से 10 गया तो 22 में से 16 गया तो 6, तो पीछे वाला में से आगे वाला घटाते हैं तो बताइए इसमें सार बनता है, मतलब कॉमन डिफरेंस सब में कितना कितना बढ़ रहा था? 6 बढ़ रहा था। अब आइएगा समानांतर श्रेणी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, समानांतर श्रेणी का उल्टा ही क्या चीज कहलाता है? हरात्मक श्रेणी। समानांतर श्रेणी का उल्टा ही क्या चीज कहलाता है? हरात्मक श्रेणी। तो HP जो होता है भैया, HP उल्टा होता है 1/AP का, 1/AP का। HP जो उल्टा होता है किसका होता है? तो पूछेगा हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? तो समानांतर श्रेणी का व्युत्क्रम ही क्या चीज कहलाता है? तो बताइएगा HP, यहाँ पे HP निकालना है, HP। तो समानांतर श्रेणी कितना था? 4, 10, 16, 22, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा और 1/22 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा समानांतर श्रेणी का उल्टा ही क्या चीज कहलाता है? समानांतर श्रेणी का उल्टा ही क्या चीज कहलाता है? अच्छा बताओ, जब समानांतर श्रेणी को सीधा करके लिख देंगे, उलट के लिख देंगे तो क्या चीज प्राप्त हो जाएगा? HP क्या चीज हो जाएगा? समाना। इसको देखिएगा, अगर इसको सीधा कर दीजिएगा, उल्टा है ना, क्या चाहिए आपका? उल्टा। अगर इसको सीधा करके लिखिएगा तो 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 22। तो बताइएगा अगर आपका हरात्मक श्रेणी को सीधा कर देते हैं तो क्या चीज प्राप्त हो जाता है? AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त होता है। और गुणेत्तर श्रेणी, गुणेत्तर श्रेणी का मतलब होता है दो लगातार पदों के बीच में समान संख्या से गुना किया गया हो। कौन सा संख्या से? समान संख्या से। इतना पहले उतारेगा, उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? बताइएगा जब समान अंतर मिलेगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो उसे कौन सा कहेंगे? समानांतर श्रेणी। और जब बताइए जो HP हरात्मक श्रेणी है वो किसका उल्टा होता है? AP का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है AP का ही। और वो आप अगला बताने जा रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी। चलिए हो गया। आगे देखिएगा, इसका देखिएगा गुणोत्तर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी। जब सभी संख्याओं में समान संख्या से गुना किया गया हो, जब सभी संख्याओं में समान संख्या से गुना किया गया हो तो उसे कौन सा श्रेणी कहेंगे? गुणोत्तर। समान मतलब इक्वल संख्या से गुना किया गया हो। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, 4, 16, 64। बताइएगा फिर देखिए कितना से गुना किया गया समय, देख लीजिए। और फिर इसमें गुना किया तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? जल्दी बताइए। 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 है, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 है। और बताइएगा कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 24 1 25, है ना? तो बताइए जब समान संख्या से गुना किया हो तो उसे कौन सा श्रेणी कहेंगे? जब समान संख्या का अंतर मिलेगा तो उसे क्या चीज कहेंगे? समानांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी को ही इसका जो असार अंतर होता है उसको इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो बताइए इसमें कितना का अंतर मिल रहा था? अच्छा, इसमें कितना से गुना किया गया है? सब में 4 से। तो जब समान संख्या से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब समान संख्या से गुना करेंगे तो उसे कौन सा श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी। जब समान संख्या से गुना किया गया तो कौन सा श्रेणी होगा? गुणोत्तर श्रेणी। अच्छा इसमें देखिएगा गुणोत्तर श्रेणी में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें जो अनुपात है, अनुपात है जो इक्वल मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम सार अंतर बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे अंतर समान मिलता है। क्या चीज समान मिलता है? अंतर। यहाँ पे रेशियो समान मिलता है, अनुपात, तो इसको सार अनुपात बोलते हैं। इसमें सार अनुपात बोला जाता है। इसको इंग्लिश में R बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? R से डिनोट करते हैं। तो बताएगा अगर दो पद देख लीजिए, 4:16 काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1:4 होगा। कितना होगा? 1:4। कट रहा है क्या ये वाला? देख लीजिए तो आ रहा है। आगे देख लीजिए, उसको ले लेते हैं, जीपी को समझा दे रहे हैं। जीपी का एग्जाम्पल कितना लिए थे? 4, 16, 64 और क्या चीज है?
256, यही है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें देखिए तो क्या इक्वल संख्या से गुना किया गया है कि दूसरा संख्या से गुना किया गया? सभी में इक्वल से, तो गुणेतर। जब समान संख्या से गुना किया जाता है तो गुणेतर श्रेणी, जब समान संख्या का अंतर हो तो कौन सा श्रेणी? समान। 90 में छिपल है भैया समान अंतर। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर। अगर अंतर इक्वल मिलेगा तो उसको समानांतर बोलते हैं, और जब समान संख्या से गुना किया गया तो उसे क्या बोलते हैं? गुणेतर श्रेणी। गुना करेंगे तो गुणेतर, और अंतर समान मिलेगा तो समानांतर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अच्छा, इसमें बताइएगा समानांतर श्रेणी में क्या होता है और गुणेतर श्रेणी में क्या होता है? सार्व अनुपात। सार्व अनुपात। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो सार्व अनुपात को क्या चीज से डिनोट करते हैं? क्या चीज से डिनोट करते हैं? आर से। क्या चीज से? आर से। अच्छा देखिएगा, इसमें दो टर्म को, दो पद को लीजिएगा तो अनुपात बराबर मिलेगा। 4:16 काटिए, एक अनुपात कितना आएगा? फिर दूसरा को ले लीजिए, 16:64 काटिएगा तो कितना आएगा? 1:4। एक और ले लीजिए, 64:256, इसको भी काटिएगा तो कितना आएगा? 1:4। तो बता, इसमें अनुपात इक्वल मिलता है, अनुपात सभी पदों का अनुपात समान मिलता है कि अलग अलग मिलता है? यही चलते इसको बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलते हैं? सार्व अनुपात। असार्व अनुपात को क्या चीज से सूचित किया जाता है? और सार्व अंतर को क्या चीज से सूचित किया जाता है? डी से। सार्व अंतर को क्या चीज से? डी से। कॉमन डिफरेंस है ना, डिफरेंस डी से हो जाएगा डिफरेंस, ये चलते इसको डी से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? तो बताइए, जब अंतर समान मिलेगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब अंतर समान मिलेगा तो उसे क्या बोले? समानांतर श्रेणी का उल्टा क्या चीज कहलाता है? अब बताइए, जब समान संख्या से गुना करेंगे तो गुणेतर श्रेणी। गुणेतर श्रेणी में सार्व अनुपात होता है कि सार्व अंतर होता है? और समानांतर श्रेणी में सार्व अंतर को इंग्लिश में? चलिए उतार लीजिएगा इसको, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। हो गया यहाँ तक? चलिए मिटाया जाए। बताएगा, दो लगातार पदों का अंतर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो लगातार पदों का अंतर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस। जब दो लगातार पदों का अंतर समान मिलता है तो उसको क्या चीज कहते हैं? जब दो लगातार पदों में समान संख्या से गुना किया जाता है। अब बताएगा, समानांतर श्रेणी का उल्टा क्या चीज कहलाए? हरात्मक श्रेणी। उल्टा मतलब अगर समानांतर श्रेणी 4 है, 10 है, 16 है, तो एक उलट के लिख दीजिएगा, 1/4, 1/10, 1/16, 1/22। अगर उलट के लिख दिया तो कौन सा श्रेणी हो जाएगा? हरात्मक श्रेणी। कौन सा श्रेणी हो जाएगा? हरात्मक श्रेणी। अच्छा बताएगा, समानांतर श्रेणी में सार्व अंतर होता है कि सार्व अनुपात होता है? और गुणेतर श्रेणी में सार्व अनुपात। यहाँ तक क्लियर है? आगे चला जाए। चलिए इसको अब मिटाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। तो पहले तो बताएं, श्रेणी कितने प्रकार के? कौन कौन? समानांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणेतर श्रेणी। आपका मेन सिलेबस में कौन सा पढ़ना है? समानांतर श्रेणी। थोड़ा सा बेसिक चर्चा कर दिए, अब आइएगा हेडिंग मारिएगा आगे। पहले लिखिएगा अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहते हैं? अनुक्रम। अनुक्रम को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। सीरीज। अनुक्रम को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। सीरीज लिखिएगा। निश्चित क्रम में, इसका परिभाषा लिखिएगा, निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में संख्याओं को लिखना, 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 निश्चित क्रम में संख्याओं को लिखना अनुक्रम कहलाता है। निश्चित क्रम में संख्याओं को लिखना अनुक्रम कहलाता है। निश्चित क्रम में संख्याओं को लिखना क्या चीज कहलाता है? अनुक्रम। अगला लिखिएगा, अनुक्रम में, अगला पॉइंट में लिखिएगा, अनुक्रम में आने वाली संख्याओं, अनुक्रम में आने वाली संख्याओं को, अनुक्रम में आने वाली संख्याओं को काफी आसानी से बताया जा सकता है। अनुक्रम में आने वाली संख्याओं को काफी आसानी से बताया जा सकता है। अनुक्रम में आने वाली संख्याओं को काफी आसानी से बताया जा सकता है। अनुक्रम में आने वाली संख्याओं को काफी आसानी से बताया जा सकता है।
चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, निश्चित नियम से मतलब निश्चित क्रम में लिखना, कोई फिक्स पैटर्न होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे 2 बढ़ जाता है, कहीं पे 3 बढ़ जाता है, एक फिक्स पैटर्न में लिखिएगा। अगर संख्याओं को एक फिक्स पैटर्न में लिखते हैं तो क्या चीज कहलाता है? सीरीज कहलाता है। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये बताएगा सीरीज में है या नहीं, ये आपको बताना है यस या नो में, सीरीज में है या नहीं। इसका आंसर दीजिएगा यस या नो। देखिएगा निश्चित, पहले हम को बता देते हैं। देखिए ये कितना बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है, तो बताओ ये निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक फिक्स पैटर्न में बढ़ रहा है, तो इसको क्या चाहिए? सीरीज में है या नहीं है तो हाँ लिखेंगे। अब इसी तरह हम दे रहे हैं क्वेश्चन, बताइएगा कोई निश्चित पैटर्न मतलब एक फिक्स क्रम में लिखा हुआ कि नहीं। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइएगा जल्दी। ये बताएगा क्रम अनुक्रम में है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी बताइएगा, इस सब के बारे में बताइएगा, कौन अनुक्रम में है कौन अनुक्रम में नहीं, फिर हम अगला चलेंगे। मतलब निश्चित पैटर्न में बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं सीरीज। एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए उसके अंदर। चलिए बताइएगा कौन वाला है। हो गया, लिख लिए, बताइए ये वाला है कि नहीं? हाँ यस। ये वाला देखिएगा, ये यहाँ तक देखिएगा, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 और 5 15। भैया इधर तो 2 बढ़ रहा था, इधर कितना बढ़ रहा था? 2, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ गया? क्या इसमें कोई निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है? नहीं। जब फॉलो नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा? ये सीरीज में नहीं है, सीरीज में नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला हेडिंग मारिएगा। अब आते हैं समानांतर श्रेणी। अब आपका धीरे धीरे करके सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं। आगे हेडिंग मारिएगा समानांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिएगा। एपी। समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंग्लिश इसका क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चलते इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। चलिए जल्दी लिखिएगा। अच्छा इसमें बताओ, 2 लगातार पदों का अंतर समान मिलता है कि अलग अलग मिलता है? समान मिलता है, तभी तो समानांतर श्रेणी इसका नाम पड़ा है। तो लिखिएगा संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा अनुक्रम कर दीजिएगा। संख्याओं का वैसा अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब सीरीज। संख्याओं का वैसा अनुक्रम, संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर, संख्याओं का वैसा अनुक्रम, संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर, जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर, 2 लगातार पदों का अंतर क्या चीज मिलता है? समान मिलता है। जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर समान मिलता है, समान मिलता है। क्या चीज मिलता है? समान मिलता है। अच्छा गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझाना चाह रहे हैं। इसको पकड़ लिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, पकड़िएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। पहला पद को ए से डिनोट करते हैं। समानांतर श्रेणी का पहला पद को क्या चीज से डिनोट किया? ए से। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए तो कितना है? यहाँ भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2। अच्छा बताओ, जब पहला पद ए है, पहला पद क्या चीज है? ए, फर्स्ट टर्म ए है, तो बताओ दूसरा पद निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है? अरे देखो पहला पद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर पहला पद कितना है? 2, तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा? 2, तो ये 2 है क्या चीज? कॉमन डिफरेंस। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा? 6, 4 में 2 जोड़ेंगे ना, तो बताओ अगला पद क्या चीज जोड़ने पे मिल रहा है? कॉमन डिफरेंस को। तो अगर पहला पद ए मानते हैं, पहला पद क्या चीज, तो दूसरा का पद क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा तीसरा का पद बताइएगा। यहाँ देखिए तीसरा का, तो यहाँ देखिए 2 हो गया, 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे 2 2 4 जुड़ रहा है, तो तीसरा का पद के लिए होगा ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी। तीसरा का पद बताइए, चौथा ए प्लस 3डी, चौथा के लिए बताइएगा ए प्लस 4डी, पांचवा के लिए बताइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका है किसके लिए? पचमा के लिए। किसके लिए? पचमा। छठा के लिए बताइएगा। अच्छा यहाँ से कुछ पता चल रहा है। अच्छा इसी तरह आपसे पूछ देंगे कि 10वां के लिए बताइए, 11वां के लिए बताइए,
बस कुछ नहीं करना भैया, जितना हम पूछेंगे ओकरा में डी एक कम करके बता दीजिएगा। जैसे 20वां के लिए पूछेंगे 19D, A प्लस 19D। 100वां के लिए बताइए, जितना कहेंगे ओकरा से एक कम करके डी बताना है। 50वां के लिए बताइए A प्लस 49D। 60 के लिए बताइएगा 5D, A प्लस 5D। 1000वां पद के लिए बताइएगा एक A प्लस 999। जितना हम बोल रहे हैं ओकरा से एक कम करके डी जोड़ देना है। वो कहेंगे कि 2000वां पद के लिए बता दीजिए 1999D, A प्लस 1999D। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यापक रूप है। तो पहला पद समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? ए। बताइए दूसरा पद क्या होगा? तीसरा का पद बताइए 2D। चौथा पद बताइए, पांचवा जितना बोलेंगे ओकरा से एक कम करके, 10वां, 20वां, 50वां, 70। बस कुछ नहीं, जितना बोल रहे हैं भैया ओकरा से एक कम कर देना। तो पहला बताएगा ए है, तो दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा बताइएगा। बस समझ गए। तो ये आपका कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। इस समानांतर श्रेणी का यही रूप है। पहला अगर ए होगा, अच्छा बताओ समानांतर श्रेणी के पहला पद को क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए से। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही से फंसेगा क्वेश्चन। तो बताइएगा समानांतर श्रेणी के पहला पद को क्या चीज से डिनोट, तो दूसरा पद क्या होगा? अच्छा डी क्यों जोड़ रहे हैं? यही तो कॉमन डिफरेंस था। क्या चीज था? कॉमन डिफरेंस। क्योंकि पिछलका में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़िएगा तो अगल का मिलेगा, पीछे वाला में अगर आप कॉमन डिफरेंस जोड़िएगा तो क्या चीज मिलेगा? अगल का, जिसको सार अंतर बोलते हैं। तो पहला अगर ए है तो दूसरा का, तीसरा का, चौथा। अच्छा आपसे हम पूछ रहे हैं, बताओ ए प्लस 99D लिखें, ये बताइए कौन सा पद के लिए लिखें? कौन सा पद के लिए? 100वां। बताइएगा ए प्लस 550D, बताइए कौन सा पद के लिए लिखें? बताओ कौन सा पद के लिए? 551वां पद के लिए, 551वां पद के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आइएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। तो व्यापक रूप समझ में आ गया, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझ में आया। पहला पद क्या चीज है? दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा, कंप्लीट है, छठा। अब भैया कुछ बोले हम समझ गए हैं कि अगर 100वां कहेगा तो ओका से एक कम कर देना, जितना कहेगा ओका से एक डी कम करके बताना है, जितना कहेगा ओका से एक डी क्या चीज करना है? कम। अब बताइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसको उतार देगा व्यापक रूप को, इसका एक एग्जांपल देते हैं। ये बताइएगा समानांतर श्रेणी में है या नहीं है? पहले ये बताइए, समानांतर श्रेणी कहने का मतलब समान अंतर। चलिए जल्दी बताइएगा, समानांतर श्रेणी में है या नहीं? काहे है? हाँ क्योंकि सभी पदों के बीच का अंतर समान है। देखिए 9, अच्छा पीछे में से आगे घटाते हैं कि आगे वालों में से पीछे? तो 9 में से 3 गया तो 9 में से 6 गया तो 3। बताएगा यहाँ पे 12 में से 9 गया तो 3, 15 में से 3, यहाँ पे 3। अच्छा सभी में अंतर जो कॉमन डिफरेंस है देखिए तो इक्वल मिल रहा है कि अलग अलग मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है। तो ये बताइए समानांतर श्रेणी में है कि नहीं? इसको कौन कह सकता है कि समानांतर श्रेणी में नहीं है? समझ में आ गया? ये समानांतर श्रेणी में है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा बताइएगा 50वां पद के लिए क्या चीज होगा? ये टर्म ए प्लस 49D। इतना तो अब समझ में आ रहा होगा भैया कि जितना पद के लिए बोलते हो हम एक कम करके डी बताते हैं। एक कम करके क्या चीज बताते हैं? डी बताते हैं। अगर दो पदों के बीच का अंतर समान होगा, अंतर समान तो समानांतर की गुणेत्तर, अब गुना समान होगा तो, और अगर उलट के समानांतर श्रेणी को उलट के लिख दिए तो हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कौन सा प्रोग्रेशन? अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अगर सीधा करके लिख दिए तो समानांतर श्रेणी। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आएगा पहला समानांतर श्रेणी खत्म, अभी शॉर्ट में चल रहे हैं, इसके बाद फिर हम समानांतर श्रेणी डीपली पढ़ाएंगे, अभी खाली इस सब को चर्चा करते रहे। अगला आइएगा, दूसरा लिखेगा जाकर के गुणेत्तर श्रेणी, दूसरा का गुणेत्तर श्रेणी। इसको बताइए क्या चीज बोलते हैं शॉर्ट में? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा इसमें अनुपात बराबर मिलता है कि अंतर बराबर मिलता है? रेशियो बराबर मिलता है। तो इसका परिभाषा लिखिएगा, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके दो पदों का, जिसके दो पदों का,
जिसके दो पदों का अनुपात समान मिलता है, जिसके दो पदों का अनुपात समान मिलता है, जिसका दो पदों का अनुपात क्या चीज मिलता है? समान मिलता है। हो गया, जिसके दो पदों का अनुपात क्या चीज मिलता है? समान। अच्छा, इसका व्यापक रूप देखिएगा, इसका तो व्यापक रूप था भैया ए, पहल का पद ए, तो दूसरा का क्या चीज था? तीसरा का क्या चीज था? चौथा क्या चीज था? ये क्या चीज था? इसका व्यापक रूप। अब इसका व्यापक रूप आइएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, व्यापक रूप मतलब लिखेंगे तो पता इसका पहला पद क्या चीज है? ए। अच्छा, सार्व अनुपात को क्या चीज से डिनोट कर रहे थे? आर से, तो दूसरा का पद हो जाएगा ए आर, दूसरा का पद ए आर, गुना कर रहे हैं ना, क्योंकि समान से गुना किया जाता है। तीसरा का पद बताइएगा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, क्योंकि गुना होगा इसमें। बताइएगा ये क्या होगा? ये बताइएगा अगला डॉट डॉट डॉट, ये है व्यापक रूप इसका। अब देखिए इसका रेशियो देख लीजिए, अनुपात बराबर मिलता है कि नहीं? ए अनुपात ए आर, काटिएगा तो एक अनुपात आ रहा है यार। इसका देख लीजिए दूसरा का क्या है? ए आर अनुपात ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए से ए खत्म और एगो आर से एगो आर खत्म, तो यहाँ पे भी एक अनुपात आ रहा है यार। देख लीजिए अगल का भी देख लेते हैं, क्या पता गलत हो जाए, लेकिन चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या चीज आ रहा है? ए से एक खत्म, दो गो आर था यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे एक बच रहा है, इधर क्या चीज बच रहा है? आर। तो देखिए तो यहाँ पे अनुपात बराबर मिल रहा है कि अलग अलग मिल रहा है? तो ये बताइए क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी। कौन सा श्रेणी हो जाएगा? जब अनुपात समान मिलता है तो गुणोत्तर श्रेणी, अंतर समान मिलता है तो समानांतर श्रेणी। चलिए जल्दी उतार लीजिएगा इसको। इसमें सार्व अनुपात होता है कि सार्व अंतर होता है? सार्व, यही तो आर है, आर है जो सार्व अनुपात ही तो आ रहा है। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, देखिएगा, देखिए यहाँ पे इसमें कितना से गुना किया गया है? फिर दो से। तो बताओ समान संख्या से गुना किया गया है कि अलग अलग संख्या से? तो क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है? है। जब समान संख्या से गुना किया गया का मतलब अनुपात भी समान ही आएगा, जब समान संख्या से गुना किया गया है तो। आइएगा, हो गया, इसको मिटाए ना, जल्दी बोलिएगा, मिटाएगा इसको। आइए तुरंत इसके बाद पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें सार्व अनुपात आता है। क्या चाहता है? सार्व अनुपात। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, सार्व अनुपात क्या होता है, उसके बाद फिर चलेंगे हरात्मक श्रेणी में। सार्व अनुपात बताएगा, सार्व अनुपात को क्या चीज से डिनोट करते हैं? आर से। तो लिखेगा सार्व अनुपात, लिख के रख दीजिएगा, लिखेगा गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी, गुणोत्तर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच मिलने वाले अनुपात को, गुणोत्तर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच मिलने वाले, दो लगातार पदों के बीच मिलने वाले अनुपात को, गुणोत्तर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच मिलने वाले अनुपात को मिलने वाले अनुपात को क्या बोलते हैं? सार्व अनुपात कहते हैं। मिलने वाले अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। बताइएगा सार्व अनुपात को क्या चीज से सूचित किया जाता है? तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, सार्व अनुपात को आर से सूचित किया जाता है। सार्व अनुपात को आर से सूचित किया जाता है। अगला आइए, तीसरा कौन सा पढ़ना है बताइए जल्दी? हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एचपी। एचपी गैस मत समझिए, समझ में आया? एचपी एक गैस भी आता है, ठीक है, ये वो वाला एचपी नहीं है, ये हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आइएगा, अच्छा बताइए किसका उल्टा होता है? समानांतर श्रेणी। तो लिखेगा समानांतर श्रेणी का व्युत्क्रम, समानांतर श्रेणी का व्युत्क्रम हरात्मक श्रेणी कहलाता है। समानांतर श्रेणी का व्युत्क्रम हरात्मक श्रेणी कहलाता है। समानांतर श्रेणी का व्युत्क्रम
हरात्मक श्रेणी कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एपी का व्यापक रूप बताइए तो, अभी लिखा है एपी का व्यापक रूप, पहला ए, दूसरा का ए प्लस डी, तीसरा का, चौथा ए प्लस 3D, पांचवा बस छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं। अच्छा बताइए, जो एचपी होता है, पॉइंट में लिखिएगा, जो एचपी होता है किसका उल्टा होता है भैया? एपी का उल्टा होता है। एपी का क्या होता है? उल्टा। तो इसका व्यापक रूप लिखेंगे, एचपी का व्यापक रूप है तो उल्टा होता है। तो पहला बताओ, 1/a होगा, दूसरा का क्या होगा, तीसरा का बताइएगा, तीसरा का बताइएगा, ए प्लस 3D होगा ना, डॉट डॉट डॉट, यही हो गया। चलिए उतारिएगा जल्दी भैया। जो एचपी होता है एपी का उल्टा होता है, एचपी जो होता है एपी का उल्टा होता है। चलिए जल्दी इसको उतारिएगा। ये एपी का हो गया व्यापक रूप और ये एचपी का हो गया व्यापक रूप। अब आइए, जितना भी शॉर्ट था इसका पीछे खत्म कर दिए। अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समानांतर श्रेणी। यहाँ से आपका मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। अब आपके चैप्टर की ओर चल रहे हैं 5.1 की तरफ। चलिए, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है? अगर अंतर समान मिलेगा तो समानांतर श्रेणी, गुना समान रहेगा तो गुणेतर श्रेणी, और उलट के लिख दिए तो हरात्मक श्रेणी। बताइएगा, जो उलट के लिखते हैं हरात्मक श्रेणी होता है, किसका उल्टा होता है? समानांतर श्रेणी का। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मिटा जाए इसको। अब आइएगा, अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो पीछे का बेसिक खाली बता दिए, अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग मारिएगा। अब आते हैं समानांतर श्रेणी। अब मेन चैप्टर आपका चल रहा है, आप चैप्टर की ओर चल रहे हैं। आपका ये पूरा बेसिक बता दिए, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। चलिए, अब मेन चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, 5.1 की ओर चल रहे हैं। दिल थाम के बैठिएगा। अब किधर चल रहे हैं? 5.1 की ओर। समझ में आ गया? चलिए, अब समानांतर श्रेणी का परिभाषा लिखिएगा जल्दी, फटफट अब लिखिएगा, कहा कि पीछे समझा के आ गया है। लिखिएगा, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, जल्दी फास्ट हाथ चलाइएगा। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अंतर समान मिलता है। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अंतर समान मिलता है। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अंतर समान मिलता है। जिसके दो लगातार पदों का अंतर समान मिलता है। आगे, अच्छा बताइए, इसका व्यापक रूप जल्दी बताइएगा। सबको बोलिए जल्दी, व्यापक रूप। ए, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, बताइए। अच्छा गौर कीजिएगा, डॉट डॉट चल रहे हैं। ये बताइएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये कौन सा पद के लिए? अगर कोई बता दिए तो मान जाएंगे। अंतिम पद, अनंत, एनवा पद। कोई अनंत में आ रहा होगा लास्ट में, तो ये एनवा पद के लिए आया है। कौन सा पद के लिए? एनवा, जो अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद के लिए आ रहा है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस, अभी समझ में ना भी आया तो टेंशन मत लीजिएगा, आगे इसको सीध करके दिखाएंगे। समझ में आ गया तो घबराइएगा नहीं कि कैसे लिख दिए, कैसे आया जो आगे हम बता देंगे। चलिए व्यापक रूप लिख लीजिएगा खाली, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा ना। ये वाला, ये कैसे आया उसको टेंशन मत लीजिए, वो हमारा पर छोड़ दीजिए, उसको हम समझाएंगे। मैथ के एकदम तह तह निकाल देना है ये वाला। अच्छा चलिए 4D, एक स्टेप आगे बढ़ गए थे, हो गया यहाँ तक। चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा। अगला पॉइंट में बताइएगा, समानांतर श्रेणी को क्या चीज से सूचित करते हैं? एपी से। अगला पॉइंट में लिखिएगा, समानांतर श्रेणी को एपी से सूचित करते हैं। समानांतर श्रेणी को एपी से सूचित करते हैं। समानांतर श्रेणी को एपी से सूचित करते हैं। समानांतर श्रेणी को क्या चीज से सूचित करते हैं? एपी से। अच्छा बताइएगा, समानांतर श्रेणी के पहला पद को क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, समानांतर श्रेणी के पहला पद को ए से सूचित करते हैं। समानांतर श्रेणी के पहला पद को ए से सूचित करते हैं। समानांतर श्रेणी के पहला पद को क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से। अच्छा बताइएगा, किसी भी श्रेणी में, यहां समझिएगा अगला पॉइंट, किसी भी श्रेणी में अगर दो पदों के बीच का अंतर समान मिलता है, दो पदों के बीच का अंतर क्या चीज मिलता है? समान, तो कौन सा श्रेणी होगा? तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, किसी भी श्रेणी में, किसी भी श्रेणी में
किसी भी श्रेणी में, श्रेणी मतलब सीरीज, सीरीज मतलब होता है कि उसमें बहुत सारा संख्या है, सीरीज अकेले बनने वाला नहीं है। जब एक से अधिक संख्या रहेगा तो उसको सीरीज बोलेंगे, अकेले थोड़ी सीरीज बन जाएगा। देखिए किसी भी श्रेणी में यदि सर्व अंतर का मान मतलब कॉमन डिफरेंस, किसी भी श्रेणी में यदि सर्व अंतर का मान समान मिलता है, सर्व अंतर का मान यदि समान मिलता है, सर्व अंतर का मान यदि समान मिलता है, सर्व अंतर का मान क्या चीज मिलता है? समान मिलता है, तो वह श्रेणी समानांतर श्रेणी में होता है। 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 तो वह श्रेणी क्या होता है? समानांतर श्रेणी में। अब अगला गौर कीजिएगा, समझिएगा। कोई भी टेबल, किसी का भी आप टेबल लिख रहे हैं, चाहे 2 का लिखे, 10 का लिखे, 50 का लिखे, किसी का भी टेबल लिखेगा वो समानांतर श्रेणी में होता है। किसी का भी टेबल लिखेगा कुछ होगा समानांतर। जैसे मान के चले हम 5 का लिख रहे हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 15 25। देखिए तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस 5, कॉमन डिफरेंस 5। अच्छा एक बात याद रखिए, जिसका टेबल लिखेगा उसका कॉमन डिफरेंस भी उतना ही रहेगा। अगर 50 का टेबल लिखेगा तो उसमें कॉमन डिफरेंस 50, अगर 60 का टेबल लिखेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस 60। तो बताइए जितना भी टेबल होता है वो समानांतर श्रेणी में होता है कि नहीं होता है? जितना भी टेबल लिख लीजिए, 10 का टेबल लिखेगा तो उसमें कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? 10 10। तो बताइए समानांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा? तो जितना भी टेबल रहेगा उसका कौन सा श्रेणी में होगा? समानांतर। अब यहाँ पे आइएगा, एक होता है ए साइज, साधारण ब्याज, साधारण, और दूसरा का होता है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताइए, इसमें पूछेगा कि बताइए जो टेबल, पहले तो हम बताएं कि टेबल समानांतर श्रेणी में होता है। किसी का भी टेबल लिख दीजिए। क्यों समानांतर श्रेणी में होता है? कि उसमें सब एक जितना भी है, जिसका टेबल है वो उतना ही जोड़ जोड़ के अगला टर्म में बना हुआ है। लेकिन अब आइए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज में होता है, साधारण का मतलब ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हर साल का ब्याज, जो इसमें हर साल का ब्याज होता है, हर साल का ब्याज, प्रत्येक वर्ष का ब्याज, समझिएगा पहले, प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान मिलता है। जब प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या चीज मिलता है? समान, तो उसको कौन सा ब्याज बोलते हैं? साधारण ब्याज। अगर इन साल अगर आप किसी को कर्जा 1,000 रुपया दिए हैं, तो अगर इन साल साधारण ब्याज से दिए हैं, कौन सा ब्याज से? साधारण। तो आपको अगर इस महीना में 100 रुपया लौटाया है तो अगला महीना में भी 100 रुपया ही ब्याज देगा, उसके अगला महीना में भी कितना देगा? 100 रुपया। मतलब इसमें ब्याज हमेशा समान होता है, इसमें ब्याज हमेशा क्या होता है? समान। तो जब ब्याज समान होगा तो बताओ साधारण ब्याज एपी में समानांतर श्रेणी में होगा कि समानांतर श्रेणी में नहीं होगा? इसमें जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज, प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है? अलग अलग। अच्छा इसमें अलग अलग होने का कारण क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें मूलधन पर भी ब्याज लगता है, प्रिंसिपल पर भी, और जो इंटरेस्ट मिल गया है उस पर भी ब्याज मिलता है, जिस कारण इसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है? अलग अलग। इसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है? समान। तो जब ब्याज समान है, हर साल का ब्याज समान है, तो कौन सा ब्याज होगा? साधारण ब्याज। तो बताइएगा, आपसे पूछेगा कि साधारण ब्याज बताइए समानांतर श्रेणी में होता है कि गुणेतर श्रेणी में होता है? आइए बताइए समानांतर श्रेणी में होता है कि नहीं होता? तो कोई भी टेबल जो है, टेबल, पहले टेबल बताएगा, टेबल समानांतर श्रेणी में होता है कि नहीं? बताइए साधारण ब्याज कौन सा श्रेणी में? और चक्रवृद्धि ब्याज समानांतर श्रेणी में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हर साल का ब्याज अलग अलग होता है कि एक ही होता है? और साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज समान होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर इन साल अगर आपको 1,000 रुपया में 100 रुपया का ब्याज दिया है तो अगला महीना में भी 100 रुपया देगा, उसके नेक्स्ट मंथ में भी 100 रुपया देगा, उसके नेक्स्ट मंथ में भी कितना देगा? 100 रुपया। तो जब 100 रुपया दे ही रहा है, ब्याज बराबर है, तो कौन सा ब्याज देगा? समानांतर श्रेणी में। इसमें अलग अलग ब्याज होता है, इसमें ब्याज क्या होता है? अलग अलग। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए सभी टेबल समानांतर श्रेणी में होते हैं, सभी टेबल समानांतर श्रेणी में होते हैं, सभी टेबल समानांतर श्रेणी में होते हैं, सभी टेबल क्या चीज में होते हैं? समानांतर। अगला पॉइंट पे लिखिएगा साधारण ब्याज, अगला पॉइंट में साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान मिलता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है,
साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में होता है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में होता है। अर्थात यह कौन सा श्रेणी में होता है? समानांतर श्रेणी में होता है। अगला लिखिएगा पॉइंट में, अगला CI मतलब हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। बताएगा कंपाउंड इंटरेस्ट समानांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज एक ही मिलता है कि अलग अलग मिलता है? अलग अलग मिलने के कारण अति समानांतर श्रेणी में नहीं होता। तो आगे लिखिएगा CI समानांतर श्रेणी में नहीं होता है, CI समानांतर श्रेणी में नहीं होता है, CI समानांतर श्रेणी में नहीं होता है, CI समानांतर श्रेणी में नहीं होता है क्योंकि CI का प्रत्येक वर्ष का ब्याज, क्योंकि CI का प्रत्येक वर्ष का ब्याज, क्योंकि CI का प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या क्यों होता है? अलग अलग होता है, क्योंकि CI का प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है। आगे आइएगा, मिटाएं इसको। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना का टेबल है, कोई भी टेबल समानांतर श्रेणी में होता है कि नहीं होता? होता है। कोई भी टेबल है, सभी टेबल क्या चीज में होंगे? साधारण ब्याज समानांतर श्रेणी, चक्रवृद्धि ब्याज समानांतर श्रेणी में नहीं होते क्योंकि उसका प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर समानांतर श्रेणी का जैसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर समानांतर श्रेणी का, गौर कीजिएगा, अगर समानांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, लास्ट पद दिया हो, अगर समानांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो तो उसको परिमित एपी बोलते हैं, परिमित एपी, हाँ फिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, परमिट। अगर समानांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो तो उसको कौन सा एपी बोलेंगे? परमिट एपी। और अगर अंतिम पद नहीं दिया हो तो उसे कौन सा? अपरमिट एपी। कौन सा एपी? अपरमिट एपी। तो बताइए, अगर समानांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो तो कौन सा एपी? और अगर नहीं दिया हो तो अपरमिट एपी। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा, एपी का अंतिम पद दिया हो, एपी का अंतिम पद दिया हो, एपी का अंतिम पद दिया हो तो उसे परमिट एपी कहते हैं। एपी का अंतिम पद दिया हो तो उसे परमिट एपी कहते हैं। एपी का अंतिम पद दिया हो तो उसे परमिट एपी कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं? परमिट एपी। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट में आगे बताइएगा, अगर एपी का अंतिम पद ना दिया हो तो उसे क्या चीज बोलेंगे? अपरमिट एपी। लिखिएगा, परमिट ऐसे लिखा हुआ है, ये सही है, देख लीजिए, हाँ परमिट एपी। अरे टाटा में इसका अंतर क्या चीज सोच रहे हैं? हिंदी हमारा इतना शुद्ध थोड़ी है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, परमिट एपी। अगला, एपी का अगर अंतिम पद ना दिया हो, लिखिएगा, एपी का अंतिम पद ना दिया हो, एपी का अंतिम पद ना दिया हो तो उसे अपरमिट एपी कहते हैं। तो उसे अपरमिट एपी कहते हैं। एपी का अंतिम पद ना दिया हो तो उसे कौन सा एपी कहते हैं? अपरमिट एपी कहते हैं। तो बताइए, जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम लास्ट टर्म दिया हो तो उसे कौन सा एपी कहेंगे? परमिट। और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हो तो उसे क्या कहेंगे? अपरमिट एपी। अब आइएगा हेडिंग, अगला मारिएगा सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। अंतर, इसको डी से सूचित करते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। लिखिएगा, अब इसको कैसे क्या चीज कहते हैं? समानांतर श्रेणी के सार्वंतर को परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा जल्दी लिखिएगा। समानांतर श्रेणी में परिभाषा लिख कर रह दीजिएगा। समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में किसी भी दो पदों का अंतर, समानांतर श्रेणी में किसी भी दो पदों का अंतर, समानांतर श्रेणी में किसी भी दो पदों का अंतर, समानांतर श्रेणी के कर दीजिएगा, में नहीं, सुटेबल नहीं बन रहा है। समानांतर श्रेणी के
समानांतर श्रेणी के कर दीजिएगा। समानांतर श्रेणी के किसी भी दो पदों का अंतर, समानांतर श्रेणी के किसी भी दो पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। किसी भी दो पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। अंतर सार्व अंतर कहलाता है। किसी भी दो पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। और सार्व अनुपात को क्या चीज से सूचित कर रहे थे? आर से। सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से। अगला पॉइंट में लिखिएगा, सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, आइए अब देखिएगा सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। जो सार्व अंतर बराबर, बताओ पिछला पद माइनस अगला पद के अगला पद माइनस पिछला पद, पिछला पद माइनस अगला पद, पिछला पद माइनस अगला पद, अगला पद। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है पिछला पद माइनस अगला पद, या इसी को डी बराबर बताइएगा। डी मतलब कुछ होता है सार्व अंतर। डी बराबर बताएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 शॉर्ट में बोलते हैं तो D बराबर T2 माइनस T1। T2 मतलब कौन सा टर्म? दूसरा टर्म, और T1 मतलब पहला टर्म, तो T2 माइनस T1। तो D बराबर, ये फॉर्मूला रट जाएगा, D बराबर T2 माइनस T1, D बराबर T2 माइनस। सीधा याद रखेगा पिछल का पद माइनस पहिल का पद, अगल का पद, पीछे वाला में से अगल का घटा देना। D बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है? T2 माइनस, D बराबर T2 माइनस T1। दूसर का में से अगल का घटाना कि पहिल का में से दूसर का घटाना? हाँ, दूसर का में से पहिल का घटाना। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं? क्वेश्चन। अब उसका सार्व अंतर बताइएगा, पहला पद बताइएगा और सार्व अंतर बताइएगा। अब अगर वो समानांतर श्रेणी में है तो उसका अगला 3 को नेक्स्ट पद और लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, मिटाएं इसको। अगर दो लगातार पदों का अंतर समान मिलता है तो उसे क्या चीज कहते हैं? समानांतर श्रेणी। बताएगा अगर जो अंतर मिलता है उसको क्या चीज बोलते हैं? सार्व अंतर। दो लगातार पदों के बीच मिलने वाला अंतर को क्या चीज कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से। बताएगा टेबल समानांतर श्रेणी में होता है कि नहीं होता है? सिंपल इंटरेस्ट CI नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है। अब इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं, हेडिंग पहले लिखिएगा क्वेश्चन का। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है? है या नहीं? है या नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है या नहीं? यदि है तो सार्व अंतर पहला पद एवं अगला 3 पद लिखें, मतलब नेक्स्ट 3 टर्म और लिख देना, अगला 3 पद लिखें। क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहले ये बताइए समानांतर श्रेणी में है या नहीं है? ऐसे बिना सार्व अंतर निकाले हुए हम नहीं बता सकते कि समानांतर श्रेणी है। कम से कम 2-3 गो के निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालिए, डी का मान क्या होगा? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो बताओ डी बराबर पिछल का में से तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? एजा वाला एक के बाद में हम नहीं बोल देंगे, क्या पता बीच में कहीं गड़बड़ा दिया है, ये चलते एक 2 जगह और निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे डी निकालिए, तो डी बराबर T2 माइनस T1। तो डी बराबर बताइए 3 माइनस 3, डी बराबर क्या होगा? इसमें सब जगह डी का मान क्या रहा है? 0। तो क्या इस समानांतर श्रेणी में है या नहीं है? है, क्योंकि अभी हम लिखा का है कि सार्व अंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बताओ सब में कितना का डिफरेंस है? 0 का। तो बताओ अगला 3 पद और लिखे कह रहा है, 3 पद अगला और लिखने के लिए कह रहा है। तो अगला भी 3 पद क्या होगा? फिर अगला और फिर अगला
समझ में आ गया। अच्छा इसका पहला पद बताइए, सार्वंतर तो निकल गया, पहला पद कितना होगा 3, a बराबर 3, a बराबर 3। तो यही पूछ रहा था कि अगर समानांतर श्रेणी में है तो उसका पहला पद बताइए, सार्वंतर बताइए और अगला 3 पद और लिख दीजिए, अगला 3 पद और लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा जल्दी। क्या एक बार सार्वंतर निकाल के कंफर्म हो जाएंगे कि समानांतर श्रेणी में है? कम से कम 2-3 जगह निकाल लीजिएगा, कहीं पे फंसा भी देता है, पहल का दे देता है, दूसरा का पीछे वाला नहीं देता है, समझ में, चेंज कर देता है, ये चलते कंफ्यूज मत होइएगा। अगर है तो इसका 3 पद लिखिएगा, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिएगा कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं, तो फिर लिखेंगे कहाँ से। चलिए जल्दी बताइएगा कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं, और अगर है तो पहला पद बताइएगा, सार्वंतर बताइएगा और इसका नेक्स्ट 3 को पद लिखिएगा। चलिए जल्दी बनाइए क्वेश्चन, बनाते चलिए, क्वेश्चन देते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी देते हैं। ये बताइए समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। चौथा क्वेश्चन दे देते हैं, 3/2 1/2 -1/2 फिर हो जाएगा 3/2। ये बताएगा समानांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर है तो अगला 3 पद और लिखिएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं, 1 -1 1 -1 -3 -5। छठा क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं, -2 2 -2 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2। फिर 7वां क्वेश्चन दे देते हैं, √2 √8 √18 √2 √8 √18 √32। पहले तो कॉमन, कोई भी समानांतर श्रेणी निकालने से पहले आपको कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालना पड़ेगा। बिना सार्वंतर निकालना, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, D = T2 - T1। D बराबर सब में निकाल के पहले चेक कीजिए, कम से कम 2-3 को निकाल लीजिएगा, 2 को बहुत है, 2 को निकाल लीजिएगा, उससे पता चल जाता है कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर अंतर समान है तो समानांतर श्रेणी होगा, नहीं है तो नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर अगला 3 पद लिख के बताइएगा। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा। चलिए बताएं हम क्वेश्चन, बताइए दूसरा का समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, -30 कितना आ रहा है, देख लीजिए कितना आ रहा है सबका, 30 आ रहा है। कैसे घटा रहे हैं जी, -30 जिनका आ रहा है सही है। देखिएगा पहला कितना है, D निकालेंगे ना, पहला तो इसमें देखिए पहला पद कितना है 100, पहला पद कितना है 100, ये तो कंफर्म है कि पहला पद A = 100 हो गया। अच्छा D बराबर बताइए फॉर्मूला, D = T2 - T1। दूसरा का सॉल्यूशन कर रहे हैं, दूसरा का D = T2 - T1। तो बताओ D बराबर T2, तो T2 कितना है 70 और माइनस T1 कितना है 100। तो बताओ 70 में से 100 घटेगा कि 100 में से 70, तो -30 होगा। तो यहाँ पे आप 30 कैसे लिख रहे थे। अच्छा क्या एगो से कंफर्म हो लेंगे, नहीं एगो और निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं D = T2 - T1। D = T2 - T1। तो फिर बताओ यहाँ पे घटाते हैं, बताओ T2 कितना है 40 और माइनस E कितना है, अब यहाँ पे भी घटाइए तो कितना है, देखिए तो यहाँ भी D का मान -3, यहाँ भी D का मान -3, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। तो बताइए समानांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा, होगा। तो फिर अगला 30 पद और लिखिए, अगला 3 को पद और लिखिए। तो बताओ यहाँ पे कितना है 10, तो अगला लिखने के लिए जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो बताओ यहाँ पे 10 अब प्लस -30 ना, 10 + -30। तो यहाँ पे ये समझिएगा इधर 10, क्योंकि अगला लिख रहे हैं तो प्लस करेंगे, तो 10 प्लस माइनस क्या होगा -30। तो बताओ 30 में से 10 जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 ये वाला। फिर अगला लिखिएगा तो -20 प्लस कितना जोड़ना है, कॉमन डिफरेंस -30। तो फिर बताए -20 और माइनस क्या होगा, प्लस -30। तो 30 से 20 कितना हो जाएगा -50, अगला हो जाएगा -50। फिर अगला ये, फिर बताइए अगला बताइएगा कितना होगा -50। नेक्स्ट बताइए अगला पद
-80 देख लीजिए जोड़ के, -50 प्लस -30, तो बताइए प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो -50 -30 कितना हो जाएगा, -80। तो यही तो पूछ रहा था कि 3 पद अगर समानांतर श्रेणी में है तो 3 पद और लिखिएगा। तो बताओ आगे जब लिखते हैं तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं, जोड़ते हैं। और सार अंतर जब निकालते हैं तो पीछे में से कुछ ही करते हैं, अगलका को घटाते हैं, D बराबर T2 माइनस T1। चलिए जल्दी कीजिएगा, ये बताइए समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये वाला। जल्दी चौथा क्वेश्चन, जल्दी तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा बन गया सबसे। देखिएगा यहाँ पे पहला पद पहले बताइए, ए बराबर पहला पद, यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ समझो, सब कॉपी कलम छोड़ दीजिए अभी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए पहला पद क्या चीज़ है, ए। किस्मत अच्छा है कि पहला पद भी ए है और पहला पद को डिनोट भी ए से करते हैं, तो ए बराबर ए हो जाएगा। अच्छा बताइएगा यहाँ पे डी निकालेंगे, डी, तो डी बराबर फॉर्मूला T2 माइनस, तो डी बराबर T2 का मान कितना है 2a और माइनस T1 का मान a, तो 2a में से a जाए तो कितना बचेगा a, एक जगह और निकाल लेते हैं, d बराबर T2 माइनस T1 है ना, तो d बराबर बताओ T2 का मान कितना है 3a और माइनस T1 का मान कितना है 2a, तो यहाँ 3a में से 2a जाए तो कितना बचेगा a। तो कह रहा कि अगला देखिए समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, क्योंकि सार बनता है, यहाँ भी ए मिल रहा है, यहाँ भी ए मिल रहा है, सब जगह ए मिल रहा है, तो समानांतर श्रेणी में है। तो बताओ अगला 3 पद और लिखिएगा, तो बताओ 4a अगला जोड़िएगा, तो 4 में a जोड़िएगा तो कितना होगा, फिर आगे और फिर आगे 7, यही 3 पद लिखना था। चलिए ये वाला बताइएगा, ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं, नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन नहीं है, कितना लोग कंफर्म है कि नहीं है, नहीं है। चलिए मिटाएं इसको ना, तीसरा नंबर मिटाएं। चौथा देखिएगा, पहला तो पहला पद बताएगा, ए का मान कितना दिया हुआ है 3/2, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें निकालेंगे डी बराबर कॉमन डिफरेंस, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना है 1/2 और T1 का मान कितना है, एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 कट के कितना आएगा -1, कट के कितना आएगा -1, आगे आएगा। फिर एक जगह निकाल लेते हैं, d बराबर T2 माइनस T1, तो d बराबर T2 का मान कितना है -1/3 और माइनस फिर कितना हो जाएगा 1/2, एलसीएम कितना होगा 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -2, ये होगा 2 3 6 -3, यहाँ पे देखिएगा -2 -3 कितना होगा -5/6। अच्छा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -1 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -5/6, क्या ये दोनों समानांतर श्रेणी में है, नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। और समानांतर श्रेणी कहते हैं किसको, जब अंतर समान मिले, यहाँ पे तो अंतर अलग अलग मिल रहा है, समानांतर श्रेणी में नहीं है। और जब नहीं है तो फिर अगला 3 पद कैसे लिखिएगा, कहीं 3 जोड़िएगा कहीं 4 जोड़िएगा, जब एक रहता तभी तो पता चलता कि कहाँ पे कितना जोड़ना है। मिटाया जाए, ये हो गया ना। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर समानांतर श्रेणी में नहीं है। 5वां नंबर बताइएगा समानांतर श्रेणी में है या नहीं, 5वां नंबर है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2, सबका आ रहा है -2। 5वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा, पहला पद बताइए 1, यहाँ ध्यान दो, पहला पद 1, हाथ थोड़ा फास्ट चलाइएगा, पहला पद कितना हो गया 1। बताओ डी बराबर फॉर्मूला पिछलका में से अगलका, मतलब T2 माइनस T1, तो बताओ -1, T2 का मान कितना है और T1 का मान कितना है, तो -1 कितना होगा, क्या एक से कंफर्म बता देंगे, नहीं, कम से कम आगे और देखेंगे, क्या पता आगे बढ़ घट गया होगा। फिर निकालेंगे डी बराबर, तो T2 माइनस T1, तो बताओ यहाँ पे कितना है और फिर माइनस, और फिर बताओ एगो -1, ये तो क्वेश्चन में -1 है, तो हो जाएगा -3 माइनस प्लस, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, तो बताइए इस समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो अगला 3 पद और लिखिए, 3 पद और लिखना है, 3 पद, इसका 3 पद और लिखिए। तो बताओ -2 -3, अब अगला जोड़िएगा -2 -5 और 5 में -2 जोड़िएगा तो -7, और फिर -7 में -2 जोड़िएगा तो -9, -2 में -11 जोड़िएगा
-11, 11 बोल रहे, -2 जोड़िएगा, -2 में -9 में -2 जोड़िएगा तो कितना होगा? -11। ये बताइएगा समानांतर श्रेणी में है या नहीं? जल्दी, नहीं है? जल्दी जल्दी करो, हाथ फास्ट चलाओ। डी बराबर फॉर्मूला T2 माइनस T1, डी बराबर T2 माइनस T1। चलिए मिटाया जाए इसको। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर। पहला पद बताएगा, पहला पद कितना है? -2, पहला पद -2। आगे देखिएगा, डी बराबर बताइए फॉर्मूला T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना है? 2, और T1 का मान कितना है? -2। माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस। तो बताओ 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर एगो निकाल के चेक कर लेते हैं यहाँ पे, डी बराबर T2 माइनस T1, तो बताओ T2 का मान कितना है? -2, और T1 का मान कितना है? 2, है ना? तो बताओ माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, -4। बताओ एक जगह 4 आ रहा था, एक जगह क्या चल रहा है? तो बताओ समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि सब जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं आ रहा है, ये चलते समानांतर श्रेणी में नहीं है। और जब नहीं है तो फिर हम आगे का 3 पद कहाँ से लिख पाएंगे जब समानांतर श्रेणी में ही नहीं है तो। अच्छा, ये रूट वाला बताइएगा, है? कितना लोग कहते हैं कि है? आप लोग नहीं बनाए हैं? चलो जल्दी बनाओ, जल्दी। आधा लेकिन तो रूट देख के डर गया होगा, है ना? रूट देख करके। एक कहावत है कि देश तवा है लूट से और लेकिन तवा है रूट से। समझ में आ गया ना? देश तवा है लूट से और लेकिन तवा है रूट से। रूट देखते ही आधा की दिमाग उड़ जाता है कि हमरा से बनने वाला नहीं है। रूट देखते ही आधी आ जाता है। आइएगा, आइए इसको हम करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आइए इधर समझिएगा। पहला देखिएगा, रूट 2 है, दूसरा का कितना है? √8, फिर कितना है? √18, फिर कितना है? √32। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा हुआ है। आइएगा, √2 को तो √2 रह दीजिए कॉमन। अच्छा, √2 को लिख सकते हैं 4 × 2 8 को लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलेगा। 18 को कितना लिख सकते हैं? 9 × 2। इसको कितना लिख सकते हैं? 16 × 2। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसका वर्गमूल निकलेगा, जान के लिख रहे हैं। ये तो √2 होगा। अच्छा, 4 का वर्गमूल तो ये हो जाएगा 2√2। भैया इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, इसका नहीं निकलेगा तो अंदर ही रह जाएगा। इसका वर्गमूल 3, इसका नहीं निकलेगा तो √2। इसका वर्गमूल 4, इसका नहीं निकलेगा तो। अब ये मेन क्वेश्चन है, ये आपको फंसाने के लिए वहां दिया था। मेन क्वेश्चन ये है, ओरिजिनल क्वेश्चन। अब ये बन गया। अब आइएगा, पहला पद बताइएगा कितना है? √2। पहला पद कितना है? √2। अब निकालना कॉमन डिफरेंस, तो डी बराबर T2 माइनस T1, तो डी का मान कितना है? देखिए T2 का मान और T1 का मान। अच्छा, 2 गो √2 में से, यहाँ पे √2 2 गो है, 2 गो में से एगो √2 चल गया तो क्या गो बचेगा? एगो √2, खाली √2 बचेगा। अगला में से फिर निकाल के देखते हैं, डी बराबर T2 माइनस T1, डी बराबर T2 माइनस T1, तो बताओ √3, 3 अब माइनस 2√2। अच्छा बताएगा, यहाँ पे √2 के गो है? 3 गो। ये बता रहा कि 3 गो। यहाँ पे √2 के गो है? 3 गो। यहाँ पे √2 के गो है? तो 3 गो में से 2 गो √2 चल गया तो क्या गो बचेगा? एगो, खाली √2 बचेगा। बताओ, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √2, तो बताओ समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो फिर अगला जोड़ दीजिएगा। अच्छा बताओ, √2 जोड़ना है ना, तो यहाँ पे 4 √2, अगर एक में √2 और जोड़िएगा तो 4 गो में और जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 5 √2। अगला बताइएगा 6 √2, और बताइएगा 7 √2। हो गया। यही तो 3 पद बोल रहा था। हाँ, तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो भी सही है, वो वाला भी सही है। ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 6 6 36, 36 दूनी 72। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। हो गया यहाँ तक? किसी को यहाँ तक समझने में दिक्कत है? बताइएगा जल्दी।
यहाँ तक बताएं, समझने में किसी को दिक्कत? बताएगा डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अभी एक वो फॉर्मूले बताएं। बताएगा समानांतर श्रेणी को क्या चीज से सूचित करते हैं? एपी से। क्या चीज से सूचित करते हैं? पहला पद को टेबल समानांतर श्रेणी में होता है कि नहीं? अति सी एस आई होता है कि नहीं? एस आई होता है, सी आई नहीं होता है। समझ में आया? एस आई होता है, सी आई नहीं होता है। अगला पॉइंट में लिखेगा आप। अच्छा बताएगा किसी भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी समानांतर श्रेणी के दो पदों के बीच मिलने वाला अंतर को, गौर से क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में 10th में, किसी भी समानांतर श्रेणी के दो पदों के बीच मिलने वाला अंतर को क्या चीज कहते हैं? सार्वअंतर। मिलने वाले अंतर को क्या चीज कहते हैं? सार्वअंतर। तो लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, किसी दिए गए समानांतर श्रेणी में, किसी दिए गए समानांतर श्रेणी में कोई भी दो लगातार पदों के बीच, कोई भी दो लगातार पदों में कर दीजिएगा, कोई भी दो लगातार पदों में अंतिम पद में से पहले पद को घटाने पर मिलता है। पहले पद को घटाने पर मिलता है। बताएगा अंतिम पद में से पहले पद को घटाने पर मिलता है, क्या चीज मिलता है? हाँ, तो इसका आंसर लिख लीजिएगा भैया, सार्वअंतर मिलता है। सार्वअंतर मिलता है। अब बताएगा सार्वअंतर को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से। और डी बराबर फॉर्मूला कुछ होता है T2 माइनस T1। लिख लीजिएगा, हो गया ये वाला। इसका आंसर लिख लिए ना। अंतिम पद में से पहले पद को घटाने पर क्या चीज मिलता है? सार्वअंतर। और सार्वअंतर को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से। डी बराबर T2 माइनस T1। अब आइएगा हेडिंग अगला मारिएगा, समानांतर श्रेणी का व्यापक पद। अगला समानांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब आपका फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं। व्यापक पद, समानांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद, ये हेडिंग है, समानांतर श्रेणी का व्यापक पद। समानांतर श्रेणी का व्यापक पद। चलिए लिखिएगा यहाँ पे, देखिएगा अब हम सिद्ध करें। माना कि, देखिएगा, माना कि सीबीएसई वाला माना कि क्या चीज को बोलते हैं? लेट। माना कि समानांतर श्रेणी का, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोई बोल रहे हैं उसे मतलब नहीं है, समझाना हमारा हाथ में। माना कि समानांतर श्रेणी का पहला पद, यहाँ गौर कीजिएगा, माना कि समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या चीज है? ए, क्योंकि समानांतर श्रेणी के पहला पद को क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए से। बताओ सार्वअंतर, सार्वअंतर डी, सार्वअंतर डी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला पद ए और सार्वअंतर डी। गौर कीजिएगा, तो पहला पद ए है तो दूसरा पद क्या होगा? जल्दी बताओ, बताओ जी जल्दी। दूसरा पद ए प्लस डी। तीसरा पद बताइएगा। अब इंग्लिश में लिख देते हैं, थर्ड टर्म। बताइए ए प्लस 2D। फोर्थ टर्म बताइएगा, फोर्थ ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। हो गया ना? अब आइएगा इसी तरह फिफ्थ टर्म बताइएगा, पांचवा पद, पांचवा पद, पांचवा पद ए प्लस 4D, ए प्लस 4D। इसी तरह एनवा पद बताइएगा, एनवा, एनवा पद, या उसी को बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को एल से, अंतिम पद को क्या चीज से डिनोट करते हैं? एल मतलब लास्ट होता है, तो अंतिम पद को क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए से। तो बताओ भैया, पहला पद ए, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D, पांचवा पद ए प्लस 4D, आठवां पद, नौवां पद, 50वां पद, एनवां पद। एक घटा के बोल रहे हैं ना, तो एनवां पद, तो ए प्लस एन माइनस 1,
n माइनस वन, एनवा पद है तो एक घटा के बोल रहे थे, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही करके फॉर्मूला आया था। समझ में, ये फॉर्मूला निकल गया। तो बताइए पहला पद a, पहला पद a, दूसरा पद, तीसरा, तो चौथा, तो एनवा पद, हाँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब एनवा पद क्या है तो कम से भी एक घटा देंगे, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए जल्दी उतारिएगा इसको, फॉर्मूला निकल गया आपका। हो गया, उतार लिए। बताएगा तो पहला पद क्या चीज है a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस टू डी, चौथा पद, पांचवा, तो एनवा पद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक घटा के एनवा पद पूछा था, एन में से भी एक घटा देंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा बताएगा यहाँ पे देखिएगा एनवा पद, ये फॉर्मूला निकल गया। इसको टीएन भी बोलते हैं, टीएन या एन बोलते हैं, टीएन या क्या बोलते हैं ए, टीएन या एन, अंतिम वाला पद को यही बोला जाता है, लास्ट वाला पद को टीएन या एन। तो टीएन वाला फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कहीं कहीं टीएन भी देता है, कहीं कहीं एन भी देता है, चल तो दोनों लिख लीजिएगा, दोनों एक ही है। टीएन बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो भी यही बताना है, एन बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो भी यही बताना है। ताकि एनसीईआरटी कहीं कहीं एन मानता है, स्टूडेंट फ्रेंड टीएन मानता है, तो दोनों सेम ही है, टीएन का है या एन का है। अच्छा टीएन का मतलब क्या होता है जो समझिएगा। टीएन का मतलब, टीएन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की। टीएन का मतलब होता है, यहां पर लिख लीजिएगा, जहां टीएन बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, या इसी को बोलते हैं कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या निकालना है। तो अच्छा बताओ, देखिएगा कोई भी समानांतर श्रेणी में कितना पद आया है, के वो उसमें पद आया है, तो निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ होगा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कुल पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है, इसको उतार लीजिएगा, एक फॉर्मूला और लिखा दे रहे हैं, जल्दी उतारिएगा इसको, एक फॉर्मूला और आता है। हो गया, तो पहले ही समझिएगा, ये थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला पद सार्वंतर, अच्छा पहला पद दूसरा पद निकालना तो उसमें क्या चीज जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस। आगे बढ़ रहे हैं तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या चीज जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो पहला ए है, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा, जिसको ये पकड़ में आ गया, आगे इस पे इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना सारा क्वेश्चन कि मत पूछिए, खाली समीकरण इस पे बनेगा, समझ आया। डायरेक्ट कहेगा कि 50वां पद 40 है, 50वां पद 40 है, मतलब इशारे में आपको बता दिया कि a प्लस 49 डी का मान कितना है 40। वहां पे क्वेश्चन आपको इस तरह बोलेगा कि बताइए 100वां पद 50 है, 100वां पद 50 है, मतलब इशारा में बता दिया कि a प्लस 99 डी का मान कितना है 50 है। इस तरह पकड़िएगा, इस तरह को। अब आइएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला और होता है कुल पदों की संख्या निकालने के लिए। एक तो वो होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा सार्वंतर, बट्टा क्या हो जाएगा, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, अब प्लस एक। बच्चा ही में एक के जोड़े वाला भुला जाता है, फॉर्मूला याद आता है लेकिन एक नहीं जोड़ेगा वो, पता नहीं क्या भुला जाता है, भगवान जाने। एक जैसे फ्री में बैठ रहा था, छोड़ दिए,
समझ में आ गया। तो कुल पदों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सार्वंतर, और लास्ट में जोड़ना कितना है, एक जोड़ना है। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। तो टीएन वाला फॉर्मूला बोलिएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी को टी एन बोलते हैं चाहे एन बोलते हैं। ये नहीं कि एग्जाम में एन देगा तो कहेगा ले भैया ये फॉर्मूले में नहीं लिखाए थे, समझ में आया। उसी को टी एन और एन दोनों सेम ही है, कहीं कहीं टी एन देता है कहीं कहीं एन देता है, ये चलते कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हो गया, उतार लिए, अगला पॉइंट में लिखिएगा जल्दी। बताइए अंतिम पद को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एल से, क्या चीज से, एल से, या उसी को टी एन से भी डिनोट करते हैं, उसी को क्या चीज से, टी एन से। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, अंतिम पद को एल या टी एन से सूचित करते हैं, अंतिम पद को एल या टी एन से सूचित करते हैं, अंतिम पद को एल या टी एन से सूचित करते हैं, अंतिम पद को एल या टी एन से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट में लिखा है एन का मान, अगला पॉइंट में एन का मान हमेशा पूर्णांक में होता है, दशमलव में नहीं। एन का मान हमेशा पूर्णांक में होता है, इंटीजर में होता है। एन का मान हमेशा पूर्णांक में होता है, दशमलव में नहीं। एन का मान हमेशा पूर्णांक में होता है, दशमलव में नहीं। एन का मान हमेशा पूर्णांक में होता है, दशमलव में नहीं। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट में, नोट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन के संख्या के लास्ट में वाह लगा है, क्या चीज लगा है, वाह, ध्यान दीजिएगा, पकड़ने का सिंपल लॉजिक बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन के संख्या के अंक के बगल में वाह लगल है, वाह तो एन का मान दिया हुआ है, क्या चीज का मान दिया हुआ है। और अगर पद लिखा हुआ है, पद अगल बगल में पद लिखा हुआ है तो टी एन का मान दिया हुआ है। अगर वाह लगा है तो एन का मान, और पद लिखा हुआ है तो टी एन का मान। ये कंफ्यूज मत होगी, क्वेश्चन देखता ही पता चल जाना चाहिए कि एन का मान दिले है कि टी एन का मान। समझ में, लड़कन को यही पहचानने में दिक्कत होता है। तो अगर वाह लगल है, वाह तो क्या चीज का मान, एन का। ये हमरो साथ यही हो रहा था, समझ में, हम भी यही समुद्र से निकले, ये चलता हमको भी पता है कि कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है लड़कन को। अगर क्वेश्चन में वाह लगल है, वाह मान के चले 20 वाह, 20 वाह, तो बताए 20 वाह मतलब एन का मान दिले कि टी एन का, एन का, ठीक ना। तो जिसके प्रश्न में वाह लगल है, जहाँ पे वाह लगल है वो एन का मान, और जहाँ पे पद लगल है वहाँ पे कुछ का मान। तो नोट पॉइंट में लिखिएगा, जिस संख्या के अंत में वाह लगा है, जिस संख्या के अंत में वाह लगा हो, जिस संख्या के अंत में वाह लगा हो, जिस संख्या के अंत में वाह लगा हो, तो वह एन का मान होता है, तो वह एन का मान होता है, तो वह एन का मान होता है। जिस संख्या के अंत में वाह लगा हो, जिस संख्या के अंत में क्या चीज लगा, वाह लगा हो, तो वह क्या चीज का मान होता है, एन का। अगला पॉइंट में लिखिएगा, जिस संख्या के बगल में पद लगा हो, जिस संख्या के बगल में पद लगा हो, जिस संख्या के बगल में पद लगा हो, तो वह टी एन का मान होता है, तो वह टी एन का मान होता है, तो वह टी एन का मान होता है। अगर वाह लगा हो तो एन का मान, और टी एन पद लगा हो तो टी एन का मान। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।